ये क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? इलेक्शन मतलब चुनाव। क्यों चाहिए हमें चुनाव? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। देखो, जो हमारी अब गवर्नमेंट है, वो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, उन्हें इनडायरेक्टली हमने ही बनाया है। मतलब हमने वोट डाले हैं तब वो बने हैं। हमने उनके लिए वोट डालें तो हम बने, वो फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। ऐसा इसलिए कि अब इंडिया में राजाओं का राज नहीं है, लोगों का राज है। तो सारे लोग मिलकर कोई डिसीजन लेंगे तो ये कैसे काम चलेगा? तो लोग अपने जो सिटीजन हैं कंट्री के, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना टाइम किसी के पास हो, इतनी नॉलेज किसी के पास हो जो हर मैटर पर डिसीजन ले सके। तो उसका एक सिस्टम तैयार किया गया है। तो सारे ऑफिसर्स को बनाया, पहले ऑफिसर्स को बनाया गया है, फिर हम सरकार चुनते हैं, तो सरकार के नीचे ऑफिसर्स काम करते हैं। तो कुछ को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, कुछ उसके सब्जेक्ट की स्पेसिफिक उन्हें नॉलेज होती है। तो उन्हें इस तरह से हमने एक तैयार किया है ये, कि जिससे जिस पद पर जो हो, जो ऑफिसर जिस रैंक पर है, जिस पोजीशन पर है, उसे उस चीज़ की नॉलेज हो। क्योंकि हर किसी इंसान को सब कुछ नहीं पता हो सकता, पर उस पोस्ट के लिए उसे तैयार किया जा सकता है। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ लोगों का राज है। और लोगों का राज कैसे है? क्योंकि हम ही तो वोट दे के जिता के भेज रहे हैं। तो जिन्हें हम वोट दे रहे हैं वो जीत रहे हैं, वो जो जीत रहे हैं वो पार्टी में वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें होता क्या है? तो पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इनडायरेक्टली हम ही तो रूल कर रहे हैं, क्योंकि जिसको हमने जिताया है वही गवर्नमेंट बनी है। और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए है, लोगों ने नहीं बनाई है। तो हम इनडायरेक्टली राज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्शन आर कंसिडर्ड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इलेक्शन होने ज़रूरी है, क्योंकि मान लो एक कंट्री की पॉपुलेशन मान लो 100 करोड़ है, हमारे यहाँ की 120-130 करोड़ अगर पब्लिक है इंडिया में, तो सारे मिलकर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना? तो फिर तो कैसे काम चलेगा? तो कोई ना कोई तो चीज़ से घर में सारे मेंबर मिलकर डिसीजन नहीं लेते ना, घर का मुखिया डिसीजन लेता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली और कुछ डायरेक्टली वो हमारे ही बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, मतलब वो हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जिसे हमने वोट दिए हैं वही एमपी बनते हैं या एमएलए बनते हैं, या फिर वही सरकार चलाते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए बनी है, किसी का राज नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में वो भी हार सकते हैं, तो कोई वो नहीं कि ना परमानेंट दे देगी। ये इलेक्शन का एक टाइम है 5 साल का, 5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, तो जनता जिसे चाहे उसे जिताते, और जो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा और वही पॉलिसी का डिसीजन लेगा। इन इलेक्शन आर कंसिडर्ड इसेंशियल, इलेक्शन जरूरी है इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। इन एन इलेक्शन वोटर्स मेक मैनी चॉइस। वोटर्स मतलब जिसे जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जो 18 साल का हो गया वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मेल हो या फीमेल हो। वोटर्स कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। वोटर्स मतलब वोट डाल के ही तो हम चूज़ करेंगे ना कि हमारे लिए कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमने ही बनाई है, तो हमने ही चुना है उन्हें, फिर वो हमारे लिए लॉ बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वोटर ही तो चुनते कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन डिसीजन लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हमने ही तो पार्टी को जिताया है ना, मतलब जिससे ज़्यादा वोट गई हैं वही पार्टी जीती है, मतलब उस पार्टी की पॉलिसीज हमें पसंद है। हमें लगता है ना कि इसकी पार्टी की पॉलिसीज जो हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हैं, इसीलिए हमने उन्हें जिताया है।
तो वोटर्स के पास चॉइस है और वोटर्स के पास पावर भी है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाता है, क्या बनाता है? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर कोई चूज करने के लिए एबल है, मतलब कोई किसी को वोट दे सकता है। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर किसी की वोट की वैल्यू समान है, मतलब कोई कितना भी अमीर है और कोई कितना भी गरीब है, जैसे कोई अंबानी भी है तो उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है जितना एक गरीब आदमी की है। तो वोट मतलब एक वोट, एक आदमी एक वोट, बस इतनी वैल्यू है। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, और वोटर्स को वो मतलब ऐसी ऑफर नहीं बताएगा, ऐसी ऑफर नहीं देगा जो नहीं होनी चाहिए, मतलब रीजनेबल चीज़ें बताएगा। ऐसा नहीं कि चलो मैं एक हेलीकॉप्टर से दे दूंगा, ये सब चीज़ें नहीं। इलेक्शन मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो जो पार्टी का कैंडिडेट है वो शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और वो ऐसे ही लोगों को पॉलिसी बताएगा जो सही हो। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। देखो इलेक्शन ऐसा नहीं जिसको हमने चुन लिया वो पूरी ज़िंदगी वही रहेगा 50-60 साल, ऐसा नहीं है। इलेक्शन रिपीट होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो ये रेगुलरली 5 साल में इलेक्शन रिपीटेड होंगे ही होंगे। तो तब हम उसे वोट दें या ना दें ये हमारे ऊपर है। कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिस कैंडिडेट को लोग पसंद कर रहे हैं वो इलेक्टेड होना चाहिए। पसंद करें मतलब क्या है, कुछ वोट डालेंगे तो खुद ही जीत जाएगा वो। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरे तरीके से होने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो इलीगल हो। जैसे मान लो कि वोटर को पकड़े बैठा लिया, वोट डालने ही नहीं दिया, वोट डाल दिया तो गलत लोगों मतलब उन लोगों की वोट किसी और ने डाल दी। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि सही नहीं है, इलीगल है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है? सही है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी जीतती रहेगी तो फिर वो दूसरे के भले के बारे में कम सोचेगी। अगर हमें ये रहेगा ना दूसरी पार्टी आसपास रहेंगी, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो पार्टी सारे ही मिलकर अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने अच्छे काम नहीं किए, पब्लिक की को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ नहीं बनाई तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम हार जाएंगे। तो पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब ये है कि वो बेहतर करने की कोशिश ही करेंगे। इलेक्शंस और ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, इलेक्शन का मतलब ये पॉलिटिकल कंपटीशन, क्योंकि इसमें कई सारे कैंडिडेट, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट चुनाव में उतारती है और फिर वो अपनी अपनी पॉलिसीज पब्लिक को बताते हैं, और पब्लिक को जिसकी पॉलिसीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो उसे वोट देते हैं और फिर गवर्नमेंट उस पार्टी की बनती है। तो कंपटीशन होने का मतलब ये है कि अच्छी पॉलिसी आने का स्कोप बढ़ जाएगा। एट द कंस्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। कंस्टिट्यूंसी मतलब एक एरिया जहाँ से कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, मतलब एक वो एरिया जहाँ से एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है एक पार्टी का, तो वो कंस्टिट्यूंसी हो गई। एट द कंस्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग, जो सेवरल कैंडिडेट, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है चुनाव में, तो उनमें तो कंपटीशन होता ही ना कि मैं जीतूँ, तो वो उसी तरह से वो काम करने की कोशिश करते हैं कि वोट उससे मिले। इफ़ देर इज़ नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। कंपटीशन है तो यूनिटी तो नहीं होगी, वो एक दूसरे के पीछे ही पड़ेंगे, मतलब वो अपना अच्छी चीज़ें बताएंगे, दूसरे की गलत चीज़ें बताएंगे। तो डिमेरिट क्या होंगी पॉलिटिकल कंपटीशन की? डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या लीडर्स हैं वो एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। मतलब अगर पार्टी में जो सभा होती हैं, रैली होती हैं, तो उसमें चुनाव में भाषण होते हैं, तो भाषण में जो पार्टी के लीडर हैं या नेता वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टी के मेंबर की कमियां गिनाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो ये एक
अच्छी चीज़ नहीं है पॉलिटिकल कंपटीशन की, कि वो एक दूसरे की ही के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं फिर उसमें। पर कंपटीशन है तो ये तो होगा ही कि उन्हें चुनाव जीतना है, तो कुछ ना कुछ दूसरे की कमी बताएंगे, कुछ ना कुछ अपने बारे में अच्छा बताएंगे। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। मतलब वो डिफरेंट टाइप की मतलब चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप की, जैसे किसी को पैसा दे दिया, पैसा दे के वोट, कि उससे कहा कि वो वोट हमें देना, कुछ बेनिफिट अदर वे में पहुँचाए उन्हें। तो डर्टी ट्रिक्स हो सकती हैं सामने वाले को। अगर कोई कैंडिडेट वोट डालने जा रहा है तो उन्हें पकड़ पकड़ लिया, नहीं जाने दिया, तो इस तरह की ये डर्टी ट्रिक्स हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ये भी कर सकते हैं पार्टी और कैंडिडेट। गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। कुछ अच्छे लोग हैं जो उस कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, बट इन सब प्रैक्टिस से वो डर जाते हैं कि फिर सब एलिगेशन लगाएंगे, कोई अच्छा काम करने नहीं देगा, डर्टी ट्रिक्स खेली जाएंगी, डर्टी पॉलिटिक्स होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने का काम होगा। तो इसलिए अच्छे लोग आना उनका आना मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इन अनहेल्दी कंपटीशन। जो अच्छे लोग हैं, सीधे शरीफ लोग हैं, वो इस तरह के कंपटीशन में ड्रैग अपने आप को डालना नहीं चाहते। पॉलिटिकल लीडर्स आर मोटिवेटेड बाई ए डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कभी ये थोड़ी चाहेगा कि मैं बस इतना ही रह जाऊँ, वो तो और तरक्की ही चाहेगा ना। कोई मिनिस्टर बन गया तो फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, मुख्यमंत्री बन गया तो फिर प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। तो उनका कोई वो तो है नहीं कि अंत, वो कैरियर में आगे बढ़ना ही चाहेंगे। जो पॉलिटिक्स में है उसका कैरियर ही पॉलिटिक्स है। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर। मान लो एक बार जो कोई पावर में आ गया तो वो पावर को छोड़ेगा कैसे, और गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देम सेल्फ। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, वो हमेशा पावर में रहना चाहेंगे, और गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देम सेल्फ, और वैसी कोशिश करते रहेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई पावरफुल पोस्ट रहे। दे मे विश टू सर्व द पीपल बट दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो। मतलब उनका इरादा लोगों को भला करने का है, पर ज़रूरी नहीं वो जानते भी हो किस चीज़ में लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। मतलब वो भला किसी और ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और चाहते हैं, तो मिसमैच एक टाइप का हो जाएगा वो। इसीलिए जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड करता है कि जो पार्टीज़ हैं वो इस तरह सोचें कि लोगों के भला हम किस साइड तरह से कर सकते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब ये है कि हर पार्टी इस तरह से सोचे कि जो पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई जा सकती हैं, वो इस पर ध्यान दें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जिस चीज़ को अच्छा सोच रहे हो पब्लिक भी उसे उसी ढंग से ले रही हो। इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है। पॉलिटिकल लीडर्स नोज दैट इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू रेज। अगर पॉलिटिकल लीडर्स को पता होता है कि कौन सा इशू उठाने से पब्लिक मेरे साथ हो लेगी, देयर पॉपुलरिटी एंड चांस ऑफ द विक्ट्री विल इंक्रीज। अगर उन्हें ये समझ में आ गया कि पब्लिक का इमोशन कैसे जीता जाना है, ये पब्लिक को क्या चाह रही है, वो समझ में आ जाए लीडर को, तो लीडर फिर उसी तरह से काम करता है और पॉपुलर हो जाता है। फिर पॉपुलर हो जाता है तो फिर वोट उसे ही पड़ेंगे। विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होंगे उस चीज़ का उसे फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी लीडर को ये समझ में आ जाए कि यहाँ की पब्लिक को की रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं, अब वो उसे इतना समझ ले और इतना कर दे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी जीत पक्की है। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाइड द वोटर, अगर ऐसा हो हमने जिता के भेजा फिर वो काम करने में नहीं कर पा रहा है, दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, वोटर्स की जो ज़रूरतें हैं या पॉलिसीज जो वोटर चाहता है, जैसे कि मैं वोटर चाहता है कि महंगाई कम हो जाए, महंगाई कम नहीं होगी तो अगले साल थोड़ी वो वोट देंगे फिर उसे ही। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। उन्हें दोबारा जीतना मुश्किल है फिर। सो इफ़ द पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाई डिजायर to be in the power, or even then it will be forced to serve the people.
अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी ही इच्छा है कि मुझे तो बस पावर में रहना है, मतलब मुझे तो जीतना ही जीतना है, चाहे वो फिर चाहे या ना चाहे, उसे पब्लिक के भले के लिए पॉलिसीज़ बनानी ही पड़ेंगी, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर पब्लिक अगली बार उसे वोट नहीं देगी, दूसरी पार्टी को वोट देगी। मतलब कोई भी इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि नेता चाहे या ना चाहे बट उन्हें पब्लिक के लिए काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो 5 साल में फिर इलेक्शन होने हैं। व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का? लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा में मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें जाते हैं एमपी बनते हैं। विधानसभा हर स्टेट में है, जिसमें एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा हर स्टेट में है और लोकसभा एक ही होती है जो सेंटर में है, जैसे दिल्ली में है जो पार्लियामेंट संसद वो। तो लोकसभा के जो एमपी हैं वो अपने आप एक लीडर चुनते हैं, वो लीडर बनता है प्रधानमंत्री। और विधानसभा में जो एमएलए होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं और वो लीडर बनता है मुख्यमंत्री। तो विधानसभा हर स्टेट में है और लोकसभा दिल्ली में है, सेंटर में, राजधानी में है। तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में लोकसभा के भी चुनाव होते हैं और विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो जीत के एमपी और एमएलए बने हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड मतलब चुने गए हैं वो, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एमएलए एक एरिया का एमपी है, ये उस वहाँ का एमएलए है या वहाँ का एमपी है, तो वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गए रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन हुआ है, चुने गए हैं, तो इलेक्टेड। तो हर 5 साल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। टर्म ऑफ ऑल, इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, एमपी और एमएलए का। टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजोल, 5 साल में लोकसभा और विधानसभा वो डिजोल हो सकते, मतलब ख़त्म हो जाते, फिर चुनाव होंगे, फिर वो नहीं आएंगे। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन a few days। इलेक्शंस या तो उसी दिन होंगे या आगे पीछे 2-4 दिन करके सारी कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन एक साथ ही होते हैं। मतलब बहुत उसमें कोई गैप नहीं रखा जाता, आसपास ही सारे क्योंकि एक एरिया में बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज, मतलब एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये 543 है, 543, तो 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। तो सारी कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन या तो सेम डे होंगे या विद इन फ्यू डेज, मतलब एक ही दिन में कराना मुमकिन नहीं होगा, तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ, उस तरह से करा लेंगे, तो इसे कहेंगे जनरल इलेक्शन। मतलब सब जगह एक दिन में तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो एक एरिया में आज इलेक्शन है, दूसरे एरिया में कल इलेक्शन है, इस तरह से इलेक्शन होंगे। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, इसे कहेंगे जनरल इलेक्शन। बट सम टाइम, कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि कोई सिटिंग एमपी या एमएलए है, मतलब कोई जीत गया एमपी और एमएलए, उसकी मान लो किसी की डेथ हो गई, एमपी की या एमएलए की, तो वो कंस्टिट्यूंसी खाली होगी, फिर तो वहाँ इलेक्शन फिर से कराने पड़ेंगे, या डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दें, तो इलेक्शन वहाँ से फिर से कराने पड़ेंगे, और उसे कहेंगे बाई इलेक्शन। सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर द कंस्टिट्यूंसी टू द फिल द वैकेंसी। अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में, कंस्टिट्यूंसी मतलब वो एक एरिया, एक सीट, इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी। वैकेंसी को पूरा करने के लिए, मतलब खाली हुई है वैकेंसी, कैसे हुई है? कॉज्ड बाई डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर, या तो डेथ हो गई है, उसने रिज़ाइन कर दिया, तो उसे फिल करने के लिए, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन होंगे। उन इलेक्शन को कहेंगे बाई इलेक्शन, क्योंकि वो जनरली नहीं है, ये होंगे बाई इलेक्शन। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी मतलब वो कंस्टिट्यूंसी, मतलब वो एरिया जहाँ पर एक सीट है जहाँ से सब पार्टी के कैंडिडेट खड़ा होकर चुनाव लड़ते हैं। हर एरिया का अपना एक एमपी या एमएलए होता है, तो एमपी जहाँ से बन जिस एरिया का होता है वो एरिया उसकी कंस्टिट्यूंसी है। इन इंडिया वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम। इंडिया में हम एरिया बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एरिया बेस्ड है ये, एक एरिया का एक एमपी एक एमएलए। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया।
कंट्री को हमने डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर रखा है फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन करनी है ना, चुनाव करने है, तो डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर, जैसे कि लोकसभा है उसके चुनाव होंगे तो उसमें 543 मेंबर चुने जाने हैं, इलेक्टेड होने हैं, तो 543 मेंबर हैं, तो 543 कंस्टिट्यूंसीज भी हैं, मतलब एरिया के वो बेस पे डिवाइड हमने कर रखे हैं। इन एरिया को कहते हैं कंस्टिट्यूंसी। दीज एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक वोटर जो उस एरिया में रह रहा है वो उस कंस्टिट्यूंसी का मेंबर है और वहाँ से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा, मतलब जिसे वोट देगा वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूंसीज, मतलब 543 एमपी चुनाव लड़ेंगे, मतलब जीत के जो टोटल रहेंगे वो 543 एमपी होंगे। चुनाव तो लड़ने वाले तो बहुत सारे होंगे क्योंकि हर पार्टी से एक कैंडिडेट वहाँ हर कंस्टिट्यूंसी में खड़ा होता है, तो एक कंस्टिट्यूंसी में कई सारे मेंबर खड़े होते हैं, कई सारे सिटीजन खड़े होते हैं, पीपल खड़े होते हैं, क्योंकि जब हम वोट डालना चाहते हैं हमारे पास ऑप्शन होता है ना किसे हमें वोट देनी है, तो चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत मेंबर खड़े होते हैं, बट फाइनली जीत के जाएंगे 543 एमपी बनेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी, जो हर कंस्टिट्यूंसी से एक जीत के चला गया उसे कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। कंस्टिट्यूंसी का मतलब एक एरिया हमने इस बेस पे डिवाइड किया है कि हम इलेक्शन चुनाव हो तो एक एरिया डिसाइड हो कि इस एरिया से एक मेंबर, एक पार्टी का एक मेंबर खड़ा होगा, तो हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा करती है। तो इसी तरह से लोकसभा में 543 कंस्टिट्यूंसीज हैं, तो फाइनली 543 मेंबर एमपी बनते हैं। एक कंस्टिट्यूंसी से कई सारे मेंबर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि तभी तो कोई जीतता है, उसमें से जिससे ज़्यादा वोट मिले वो जीतता है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली, जैसे कि लोकसभा में एमपी बनते हैं ऐसे ही हर स्टेट में एमएलए बनते हैं। जैसे लोकसभा की कंस्टिट्यूंसीज हैं ऐसी ही स्टेट में विधानसभा की कंस्टिट्यूंसीज हैं। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसीज, हर स्टेट की अपनी अलग अलग नंबर की कंस्टिट्यूंसीज हैं, मतलब हर स्टेट में एमएलए का नंबर अलग अलग है, किसी में कुछ, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, एरिया के बेस पर डिपेंड है। कोई बड़ा सा जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के एमएलए की सीट भी ज़्यादा होंगी। इन्हें कहेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में बनते हैं एमएलए और पार्लियामेंट वाले होते हैं एमपी। हर स्टेट में एमएलए होते हैं अपने अपने, और एमपी हो गए सेंटर में जो लोकसभा में होते हैं और जिनके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूंसीज। पार्लियामेंट्री जो कंस्टिट्यूंसी है वो तो टोटल जो एमपी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें 543 हैं। अब सोचो पूरी कंट्री में 543, ठीक है। ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट, उसके अंदर ही स्टेट की कई सारी कंस्टिट्यूंसी आ जाती हैं, क्योंकि स्टेट का कितने सारे नंबर, कितने सारे एमएलए हैं। तो एक जो सेंट्रल एमपी की जो कंस्टिट्यूंसी है, अब एक एरिया है उसके अंदर स्टेट के कई सारी कंस्टिट्यूंसी बन जाती हैं, मतलब एक एरिया से जो एमपी बनता है उसी एरिया से कई सारे एमएलए भी होते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड, विलेज भी डिवाइडेड होता है। ईच वार्ड इलेक्ट करता है अपना मेंबर, और मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, जैसे कि म्यूनसिपालिटीज़ के जो होते हैं वो सब चीज़ें, वार्ड होते हैं उनके चुनाव होते हैं, जैसे प्रधान के चुनाव होते हैं वो सब उस तरह से। नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो जो अगर पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, तो वो छोटे लोगों को चुनाव नहीं जीतने देंगे, खड़ा भी नहीं होने देंगे इवन, तो उन्हें रिप्रेजेंट कौन करेगा फिर, मतलब सारे डिसीजन तो
पार्लियामेंट में हो रहे हैं या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहे हैं, सारे लॉ तो वहीं बन रहे हैं। अगर एक जो ऐसा वर्ग है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है या वैसे पिछड़ा वर्ग है, तो फिर वो कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसे सॉर्ट करने के लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देगा कि यहाँ से वही लोग कैंडिडेट खड़े होंगे। जैसे कि एससी के लिए कुछ रिजर्व हैं, एसटी के लिए कुछ रिजर्व हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने वाले सिर्फ एससी होंगे, कुछ जगह सिर्फ एसटी होंगे। मतलब हर पार्टी को अपना कैंडिडेट एससी ही खड़ा करना है, एससी कैंडिडेट जो है वो ही खड़ा करना है। तो उसे कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एससी और एसटी को रिप्रेजेंट करने वाला फिर अगर कोई आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, तो उनके बारे में फिर कौन सोचेगा, उनकी बात फिर कौन करेगा, उनके लिए लॉ कौन बनवाएगा। इसीलिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में रिजर्व किया जाता है, रिजर्व मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में भी ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन है, उसी तरह से यहाँ भी है कि वहाँ से चुनाव वही लड़ेंगे और उसमें से जो भी जीतता है वो एससी कैंडिडेट से, एससी के लिए कोई कंस्टिट्यूंसी रिजर्व है तो हर पार्टी वहाँ से अपना एससी कैंडिडेट ही खड़ा करेगी, तो फाइनली जीतेगा तो कोई एससी कैंडिडेट ही ना, इसीलिए ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, तुम किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो या तुम भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हो। मतलब इलेक्शन लड़ोगे, जो इलेक्शन लड़ेगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वरीड अबाउट सर्टेन वीकर सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उन्हें पता था जो वीकर सेक्शन है उसके कौन चुनेगा, क्योंकि तब तो और बुरे हाल थे वीकर सेक्शन के। Constitution makers worried about certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and state legislative assembly। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनके ध्यान में ये था कि जो वीकर सेक्शन है वो एमपी और एमएलए नहीं बन पाएंगे कभी, इसीलिए उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ रिजर्व की कि वहाँ से चुनाव ही सिर्फ वो लड़ेंगे। तो वीकर सेक्शन मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट अदर। जो वीकर सेक्शन है वो उसके पास ना तो इतने रिसोर्स हैं ना इतना पढ़ा लिखा है कि वो दूसरे से compete कर सके। जो ठीक ठाक हैं, जो इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं वो एक्चुअल में ठीक ठाक ही हैं फाइनेंशियली भी और वैसे भी। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम। जिसके पास पावर है, रिसोर्स हैं, वो उन्हें रोक सकता है। मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन and it can make our democracy less representative and less democratic। मतलब अगर वो उन्होंने चुनाव लड़ने से वीकर सेक्शन को रोक दिया तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। मतलब अब एक सेक्शन इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला कुछ है ही नहीं उसमें, विधानसभा या लोकसभा में, तो फिर तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैसा हुआ, तो कम हो गया और लेस डेमोक्रेटिक, क्योंकि उनकी बातों कोई सुनी नहीं जा रही है। अगर ऐसा होगा तो फिर गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं रहेगी हमारी। ऐसा ना हो तो कुछ कंस्टिट्यूंसी तब रिजर्व की गई है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए या सोल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया फॉर वीकर सेक्शन। रिजर्व करने का मतलब ये कि वहाँ से एससी कैंडिडेट ही खड़े होंगे, जो एसटी के लिए रिजर्व है वहाँ से एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकेंगे। सम कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल ऑफ बीइंग हु बिलोंग टू द एससी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब इन दोनों के लिए कंस्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी गई। In a SC reserve constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election। जो SC के लिए रिजर्व है कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से SC कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो हर पार्टी अपना SC कैंडिडेट ही वहाँ से चुनाव में खड़ा करेगी, तो फाइनली एक SC कैंडिडेट तो पहुँचेगा। इस तरह से ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे एसटी के लिए रिजर्व है, SC ST के लिए रिजर्व है,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कंस्टिट्यूंसी जो उनके लिए रिजर्व फॉर एसटी। करंटली लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व हैं एससी के लिए, मतलब 84 एससी के एमपी वहाँ लोकसभा में होंगे, एंड 47 सीट्स हैं एसटी के लिए, मतलब 47 एमपी एसटी के होंगे। तो अब ये होगा ना कि अब एससी एसटी के लिए कोई भी स्कीम बनानी है तो उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ये नंबर किस उस बेस पे है, दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शनल टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। वो टोटल पॉपुलेशन में कितने हैं उसी हिसाब से ये शेयर उन्हें दिया गया है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। बाद में ये जो है अदर वीकर सेक्शन को भी दे दिया गया। 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidate too। जो 1/3 सीट रिजर्व की गई किसमें, वुमेन कैंडिडेट के लिए, किसमें, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, मतलब गांव के लेवल पे। नेक्स्ट वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट मतलब वोट कौन डाल सकता है कौन नहीं, उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार होती है इलेक्शन से पहले। वंस तक कंस्टिट्यूंसी जब डिसाइड हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप है कि हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट, मतलब कौन वोट डाल सकता है कौन वोट नहीं डाल सकता। कौन वोट नहीं डाल सकता, जो 18 साल से कम है वो वोट नहीं डाल सकता, और सब कोई वोट डाल सकता है। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब होते हैं, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, जो इलेक्शन होते हैं 5 साल में, तो 5 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल की एज तक हो जाते हैं, तो हर इलेक्शन से पहले ये लिस्ट फिर से तैयार की जाती है। हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले तैयार वोटर लिस्ट तैयार होती है कि कौन इलेक्शन में वोट डाल सकता है, मतलब कौन वोट देने के लिए एलिजिबल हो गया है। इसी लिस्ट को कहते हैं इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल एंड कॉमनली वोटर लिस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। वोटर लिस्ट का मतलब ये है कि उसमें वोटर्स का नाम होता है सारा, जो भी 18 साल से हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हर वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब ये है कि उसे सारे अधिकार दे दिए गए हैं कि वो चुनाव में वो अपने वोट डाले, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, मतलब जो जीतेगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस एरिया को, और फिर वो उस पब्लिक के बारे में सोचेगा। In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। हर इंसान के पास अपनी एक वोट है और हर इंसान की वोट की वैल्यू बराबर है, इक्वल है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। मतलब किसी को ये नहीं कह सकते तुम वोट नहीं डाल सकते, उसकी प्रॉपर वजह होनी चाहिए। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वे। सब सिटीजन सब अलग अलग, कुछ रिच हैं, सम आर रिच, कुछ पुअर हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ कम एजुकेटेड हैं, तो सब तरह सिटीजन हैं, तो आप किसी को वोट डालने से रोक नहीं सकते। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग विद देयर ओन नीड्स एंड व्यू। हर कोई इंसान है और अपने सबके व्यू हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। सो दे हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट दैम। देखो कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, वो जो भी डिसीजन लेगी उससे हमारी लाइफ अफेक्टेड होगी, तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसी गवर्नमेंट हमें चुननी है। हम ऑप्शन देखो, जो बेहतर लगे उसे वोट दो, यही फंडा है इसका। इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। इंडिया में 18 साल का जो हो गया वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। हर किसी को अधिकार वोट डालने का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या जेंडर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, या मेल हो या फीमेल हो, सबको वोट डालने का अधिकार है, बस 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। सम क्रिमिनल एंड पर्सनस विद अनसाउंड माइंड, कुछ क्रिमिनल्स हैं उनसे ये अधिकार छीन लिया जाता है,
या अनसाउंड माइंड मतलब कुछ पागल हो गए तो कैन बी वो कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट, उनसे ये अधिकार छीना जा सकता है। बट ऐसा रेयर सिचुएशन में ही हो सकता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। देखो वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये होता भी है, हर चुनाव से पहले वोटर की लिस्ट तैयार होती है, गांव गांव सब पूछते हैं, जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं वो आपके बारे में पता करते हैं, सबके बारे में, कि कोई नाम ऐड तो नहीं करना है वोटर लिस्ट में, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर, जो एलिजिबल वोटर है मतलब जो 18 साल की एज को आ चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो वो फिर भेजते हैं अपने घर, सबके घर पे वो सब आते हैं जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते हैं। एंड नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि कुछ डेथ हो गई है या कुछ उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, तो दूसरी जगह जहाँ गए हैं वहाँ पर वो वोट डालते हैं अब, तो उनका जो पहली जगह है वहाँ की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है। एक कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years। ये जो कंप्लीट रिवीजन लिस्ट का हर 5 साल में होता है। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन अप टू डेट। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लिस्ट है वो अप टू डेट रहे। अप टू डेट का मतलब ये कि जो नए हैं उनका नाम ऐड हो और जो इनकी डेथ हो गई उनका नाम हटा दिया जाए, या कोई एरिया छोड़ चला गया है तो उसका नाम हटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर उसका नाम रजिस्टर्ड होगा। इलेक्शन फोटो ID कार्ड गिवन टू द एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। हर किसी को अपना फोटो ID कार्ड दिया जाता है, इलेक्शन ID कार्ड। Nomination of the candidate, anyone who can be voter can also become a candidate in election। मतलब कोई वोटर है तो वो इलेक्शन चुनाव भी लड़ सकता है। मिनिमम एज फॉर द नॉमिनेशन इज़ 25 years। देखो अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, बट वोटर बनने के लिए 18 साल की उम्र काफ़ी है। मिनिमम एज फॉर नॉमिनेशन इज़ 25 years, वाइल इट इज़ ओनली 18 years फॉर बीइंग ए वोटर। वोटर बनना है तो 18 साल का ठीक है, इलेक्शन लड़ना है तो 25 साल के हो जाओ। देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन और भी होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करती हैं। हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। मतलब जो चुनाव होते हैं तो पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं ना चुनाव में, तो वो पार्टी का सिंबल यूज़ करते हैं और पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है। तो पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। मतलब वो पार्टी टिकट पे खड़े हैं ना, पार्टी ने टिकट दिया था, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह का ये नॉमिनेशन का तरीका है। नॉमिनेशन मतलब अब इलेक्शन होंगे और हर पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और जो कैंडिडेट चुनाव जीतेगा वो वहाँ उस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीत जाएगा। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, जिसे एक इलेक्शन चुनाव लड़ना है, उसे एक फॉर्म फिल करना होता है। हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में मतलब कुछ पैसा जमा करना, सिक्योरिटी डिपॉजिट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन। मतलब उससे अपनी चीज़ों को सब कुछ बताना होता है, जैसे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की, डिटेल ऑफ द एसेट, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, चुनाव लड़ता है तो ये सारी चीज़ें उसने बतानी है नॉमिनेशन फॉर्म पे। चुनाव लड़ने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है जिसे कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, तो उसमें उसे सारी डिटेल देनी है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने एसेट्स हैं, कितना लाइबिलिटीज है मतलब कर्ज कितना है उसकी फैमिली पर, उस पर ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। एंड कोई केस उसके सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है उसके अगेंस्ट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स
टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जो ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि वोटर्स को पता चले, वोटर से कोई बात छिपी ना रहे, क्योंकि वोटर को वोट देनी है तो उसे पता होना चाहिए ना कि मैं किसे वोट दे रहा हूँ, इसीलिए। नेक्स्ट, इलेक्शन कैंपेन। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल टू ए चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन का मतलब ये है कि अब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। मतलब वो किसी गवर्नमेंट में भेजना चाहते हैं, वो उसके लिए वोट दें और वो चुने। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन कैंपेन में होता क्या है, सब कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, सब अपनी अपनी पॉलिसीज बताते हैं कि हम ये करेंगे, ये काम करेंगे, तो जो भी उनका होता है वो अपना बताते हैं। तो इसके ऊपर ओपन डिस्कशन होता है फिर पब्लिक में, फ्री एंड ओपन डिस्कशन, जिससे लोग उन्हें अच्छे से समझ सकें। फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर, कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, एंड विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, एंड कौन सी पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, और व्हाट इज़ ए गुड पॉलिसी, और कौन सी गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लेके आएगी। तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है। दिस इज हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन। के इलेक्शन कैंपेन में यही सारे डिस्कशन होते हैं कि इस कैंडिडेट में या इस पार्टी में क्या बेहतर कर सकते हैं, या लोग उनके बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं। इन इंडिया सच कैंपेन टेक्स प्लेस फॉर 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ द पोलिंग। मतलब जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है और जिस दिन इलेक्शन है, ये जो 2 week का टाइम होता है लगभग, इसमें ये सारी कैंपेन होती हैं। इसमें से चुनावी रैली हो रही हैं, जैसे नेता भाषण देते हैं, वो सब यही है इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस करते हैं इलेक्शन की मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर। मतलब प्रचार जब होता है वो ये पीरियड है। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर, टेलीविजन सब पे प्रचार किया जाता है, सब पे डिबेट होती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 weeks। इसका मतलब ये है कि सारा प्रचार इन 2 सप्ताह में हो जाना है। जो कैंडिडेट हैं वो पहले से ही सोचते हैं कि हमें चुनाव भी में तो जाना है, तो पहले से वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक्स प्लेस। इलेक्शन से महीनों पहले वो लग जाते हैं अपना प्रचार करने। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू। इलेक्शन कैंपेन में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पब्लिक का ध्यान अपनी साइड खींचते हैं, जिससे पब्लिक इम्प्रेस हो जाए और उन्हें वोट दे। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक, वो want to attract the public to that issue and get them to vote for their party or on that basis। मतलब वो ऐसे ऐसे बात, इस टॉपिक की बात करते हैं जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट उनके साइड जाता है, और वो इसलिए करते हैं कि जो पब्लिक है वो उन्हें वोट दे इस बेस पे। डिफरेंट पार्टीज ने डिफरेंट स्लोगन देते हैं, जैसे कि कांग्रेस की पार्टी थी तो इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। लोगों के अब तक ये नारा याद है, गरीबी हटाओ। तो ये पार्टी कैंपेन में दिया गया नारा है। कब? 1971। देखो 1971 में दिया और अभी भी ठीक है। तो पार्टी कैंपेन में ऐसे ऐसे नारे दिए जाते हैं कि लोग उनसे जुड़े, जैसे कि गरीबी हटाओ। या अगर ये इस पे वो कैंपेन निकालेंगे तो वोट सब उन्हें देंगे, क्योंकि सब चाहेंगे ना कि गरीबी कम हो। तो ये कैंपेन में दिए जाने वाले नारे हैं, और ये इसलिए हैं कि जो पब्लिक है वो इम्प्रेस हो और हमारी पार्टी को वोट दे। जैसे सेव डेमोक्रेसी स्लोगन दिया जनता पार्टी ने। जो जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी आज है, तब इसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को बचाओ। तो ये लोग इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि लोग इन सब चीज़ों को जी रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे भले के लिए काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, मतलब कोई ऐसी पार्टी या कैंडिडेट कुछ ऐसा ब्राइब नहीं कर सकता किसी वोटर्स को, मतलब उन्हें कुछ पैसा दे दो, ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें धमका नहीं सकते।
अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कास्ट या रिलीजन के नाम पे अपील नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी कास्ट का, मुझे वोट दो। ऐसा करना ठीक नहीं है, मतलब ऐसा करना अलाउ नहीं है। यूज़ गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट की गाड़ी है, जो अभी MP MLA हैं उनके पास है, तो वो उसे उस तरह से जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होंगे उन्हें आप यूज़ नहीं कर सकते। और हर कंस्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए एक अमाउंट तय करता है इलेक्शन कमीशन, उससे ज़्यादा आप खर्च भी नहीं कर सकते। पता लगा आप कहीं सारे पैसे खर्च कर दो और फिर वोटर्स आप ही को वोट दें। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन एक कंस्टिट्यूंसी फॉर, लोकसभा में जो लिमिट है वो 25 लाख है, और 10 लाख रुपए हैं स्टेट में। असेंबली इलेक्शन में एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि जब ये सब डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद जो गवर्नमेंट में अभी है वो ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेके आएंगे जिससे कि वोटर्स उन्हें वोट दें। मतलब अब ये काम करना बंद करने पड़ेंगे। ये कुछ दिन पहले होता है इलेक्शन से। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है आपके अंडर में आज है, आप उसे यूज़ नहीं करोगे इलेक्शन में अपने फ़ायदे के लिए। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग मतलब इलेक्शन का डे। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। फाइनल डे मतलब उस दिन जिस दिन वोटर वोट डालते हैं, इलेक्शन का जो दिन होता है। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे। उसे कहेंगे इलेक्शन डे क्योंकि उस दिन चुनाव होने हैं ना। एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, कैन गो टू ए नियर बाई पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ नज़दीक लगे होते हैं, सरकार आसपास ही पोलिंग बूथ लगाती है। पोलिंग बूथ मतलब जहाँ जाकर आप अपनी वोट डालोगे। पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन ए स्कूल और गवर्नमेंट के ऑफिस में आसपास नज़दीक में। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार जब वोटर बूथ के अंदर जाता है वोट डालने के लिए, तो इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसे चेक करते हैं कि ये वही इंसान है जिसका नाम लिस्ट में है। पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर, उसकी फिंगर पे एक मार्क लगाते हैं इंक से। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसे फिर अलाउ करते हैं वोट डालने के लिए। पहली बार आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं कि कोई दूसरा उसकी जगह वोट ना डाल रहा हो। मार्क इसलिए लगा रहे हैं कि ये इंसान दोबारा से फिर ना आ जाए वोट डालने, क्योंकि ये फिर चीज़ें फिर तो ख़राब हो जाएंगी ना चीज़ें। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इन साइड द पोलिंग बूथ। हर कैंडिडेट, क्योंकि एक जगह से कई सारे कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं, तो हर कैंडिडेट का एक इंसान, एक पर्सन बैठा दिया जाता है पोलिंग बूथ पे कि तुम देखते रहोगे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि उसकी तसल्ली के लिए। एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे, कि अंदर कोई धांधलेबाजी नहीं चल रही है। अर्लियर पहले बैलेट पेपर यूज होते थे, जिस पेपर पे सबके नाम और चिन्ह होते थे, सिंबल होते थे वोट डालने के लिए। बट अब EVM मशीन यूज होती है, मशीन में ही निशान होते हैं, उस निशान के ऊपर आपको दबाना होता है और वोट डल जाती है। तो अर्लियर बैलेट पेपर यूज होते थे ना। बैलेट पेपर एक क्या है? बैलेट पेपर इज अ सीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट के नाम होते हैं, अलॉन्ग विद पार्टी नेम। कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम और सिंबल। हर पार्टी का अपना अपना सिंबल होता है जो उन्हें दिया जाता है जब इलेक्शन होते तब। तो ये बैलेट पेपर था। अब हो गई EVM मशीन। इसमें वोटर हैज़ टू प्रेस द बटन, इसमें बटन प्रेस करना है अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट के नाम के आगे जो बटन होगा वो प्रेस करना है, जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं उसके नाम के आगे जो बटन है उसे प्रेस करना है, दबाना है बस। वंस द पोलिंग इज ओवर, इलेक्शन जब वो सारी वोट डाल चुकी, ऑल द EVM सील की जाती है और टेकन टू ए सिक्योर्ड प्लेस, एक सेफ प्लेस पे ला के इकट्ठा कर दी जाती हैं। वो सेफ प्लेस जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कोई प्लेस होती है, जैसे DM के पास इकट्ठा कर दी इस तरह से। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद फिक्स डेट होती है, उसमें ऑल द EVM फ्रॉम ए कंस्टिट्यूंसी आर ओपन्ड।
एक कंस्टिट्यूंसी की सारी जो ईवीएम आई हैं उन्हें ओपन किया जाता है एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। एक कंस्टिट्यूंसी में कई जगह वोट डले होते हैं ना, तो सारी ईवीएम आ गई, तो एक डेट फिक्स होती है कि उस दिन काउंटिंग होगी, तो उस दिन वो ईवीएम से जो काउंटिंग होती है वो होती है। एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो इलेक्टेड हो जाता है, मतलब वो चुनाव जीत जाता है। फ्रॉम ए कंस्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट पाई हैं उस कंस्टिट्यूंसी से, वो उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ये चुनाव जीत गया। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, कुछ घंटों बाद रिजल्ट आ जाता है। एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और जैसे रिजल्ट आता है कि कौन कौन जीतता है, तो ये भी फिक्स हो जाता है कि कौन गवर्नमेंट बनाने वाला है। जनरल अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, इलेक्शन में कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हो सकती है, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, मतलब जो इंसान है ही नहीं उसका नाम भी वोटर लिस्ट में डलवा दो और वोट डालने चले जाओ। एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम, एक्चुअली जो बंदा सही में है उसका नाम उस लिस्ट से हटवा दो कि ये इसी एरिया को छोड़ चला गया है, तो ये धांधलेबाजी हो सकती है। नेक्स्ट है मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी आज गवर्नमेंट में है वो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उन्हें यूज़ कर सकती है, तो मिस यूज भी हो सकता है फिर उस चीज़ों का। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिगर, जो बड़ी पार्टी हैं जो रिच कैंडिडेट है वो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, तो जिससे वोटर का दिमाग तो घूमेगा ना फिर। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एज टेकिंग ऑन द पोलिंग डे, पोलिंग डे पे कुछ आफत में ज़्यादा कि वोटर्स अच्छे से वोटिंग अच्छे से हो ही ना पाए, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस हो सकती है इलेक्शन में। जनरली ये अनफेयर प्रैक्टिस है जो इलेक्शन में होती है। जो ये इलेक्शन करवाता है सारा, ये गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाती, इसे इलेक्शन को करवाते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर कोई किसी का जोर नहीं चलता, वो उसी तरह से आज़ाद है जैसे कि जज आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने का मतलब ये है कि ये इन्हें अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ही करती है इनडायरेक्टली, बट इन्हें हटाना इतना आसान नहीं है कि इन्हें धमकी नहीं दे सकते कि हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। इस मामले में आज़ाद हैं ये कि इनके ऊपर वो नहीं है ना प्रेशर कि हमारी जॉब चली जाएगी, तो ये फिर जो काम इनका है वो एक्चुअली फिर वो काम अच्छे से कर पाते हैं। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एन्जॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एन्जॉय, उसी तरह की इंडिपेंडेंस इन्हें है जिस तरह की जुडिशरी जजों को है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हें चुनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मुखिया जो है देश के वही चुनेंगे। बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, अब चुन लिया गया, उन्हें बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब उनका ये नहीं कि वो गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाकर रिपोर्ट करेंगे, वो उन्हें आंसरेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है चुनाव कराने के लिए, बट सारे काम रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होते हैं। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन होने हैं तो वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं इलेक्शन कमीशन। फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब सारा प्रोसेस इलेक्शन शुरुआत से लेके और रिजल्ट जब तक हो जाए इलेक्शन का तब तक इनका काम है। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करता है द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट दिखाता है कि ये काम करने और ये काम नहीं करने हैं, अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट इन रूल्स को नहीं मानती तो उन्हें पनिश करने का भी हक है इलेक्शन कमीशन के पास। ड्यूरिंग इलेक्शन का पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी कह सकता है कि कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी है। टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर, ऐसा इसलिए कि जो मिसयूज़ गवर्नमेंट की पावर को वो ना होने पाए, क्योंकि इलेक्शन में दूसरी पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं और वो मिसयूज़ करेंगे जो एक्चुअल में पार्टी में जो एक्चुअल में गवर्नमेंट में हैं, तो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इन्हांस इट्स चांस टू विन इलेक्शन, मतलब खुद को चुनाव जीतने के लिए
पावर का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन दे सकता है गवर्नमेंट को। और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कि जो गवर्नमेंट में आज हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम ना कर पाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन पर ध्यान देता है। When an election on election duty, government जो officers work under the control of election commission and not the government। इलेक्शन ड्यूटी जब में जो भी इंसान जाता है वो कोई ना कहीं एक्चुअल में एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि टीचर्स हैं या ऑफिसर्स हैं। बट जब वो इलेक्शन में लगे हैं तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गए हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन का अपना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं या स्टाफ बहुत ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट के स्टाफ को यूज़ करता है। बट जब इलेक्शन ड्यूटी में वो लगे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के अंडर है, ना कि गवर्नमेंट के अंडर। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कुछ जगह चुनाव ढंग से नहीं हुए, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, तो दे ऑर्डर ए रीपोल, दे कैन ऑर्डर ए रीपोल। वो कह सकते हैं कि हम यहाँ दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा से वोटिंग होगी। अगर उन्हें लगता है किसी बूथ पर जहाँ चुनाव वोट डाली जाती है वहाँ पर कुछ गड़बड़ की गई है, तो वो इलेक्शन कमीशन वहाँ पर दोबारा चुनाव करा सकता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मतलब कितने वोटर्स वहाँ वोट डालने के लिए आए। मतलब वोटर की लिस्ट तो है पर सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, तो कितने परसेंट वोट डालने आए, वो होगा पार्टिसिपेशन। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। इलेक्शन फेयर है, मतलब उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। अगर लोगों को लगता है कि इसमें धांधलेबाजी होती है तो कोई वोट डालने ही नहीं आता। तो जो पीपल का पार्टिसिपेशन है मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, मतलब वोट डालना। इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स, मतलब कितने परसेंट वोटर्स ने वोट डाली है, ये दिखाता है कि इलेक्शन ठीक ढंग से हो रहे हैं, क्योंकि वोटर्स का अभी भी उन पर भरोसा है, तभी वो वोट डालने जा रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि हमारी वोट की वैल्यू है। टर्नआउट जो इंडिकेट करता है कि परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, मतलब एलिजिबल वोटर्स में से कितने वोटर्स वोट डालने गए, वो टर्नआउट है। वोटर टर्नआउट मतलब 50%, 55%, 60%, इतना ही जाते हैं। 100 में से 60 या 60, 55-60 लोग ही वोट डालने जाते हैं। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। इंडिया में जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो ज़्यादा परसेंट पे वोट डालते हैं। उनके कंपैरिजन में जो जिनके पास सुविधा ज़्यादा है वो छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। तब कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द इलेक्शन। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कॉमन जो आदमी है, कॉमन जो मैन है, वो प्रेशर बना सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर सारे मिलकर वोट नहीं देंगे तो कोई वो जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रेशर ही तो है कि पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ध्यान रखते हैं ना कि हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे वोटर हमें वोट ही ना दे। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब अब पॉलिटिकल पार्टीज में इन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता किसी न किसी पार्टी से अटैच्ड है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इफ़ द इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर, अगर इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं होंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको पार्टीज क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल, बट ऐसा होता नहीं है। द रूलिंग पार्टी विल नेवर लूज इलेक्शन। अगर ऐसा होगा कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे तो जो रूलिंग पार्टी वो कभी हारेगी नहीं। बट आउटकम ऑफ द इलेक्शन कुछ अलग ही दिखाता है। दैट द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया, मतलब ऐसा होता है कि इंडिया में
जो रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी गवर्नमेंट है, हो सकता है अगले चुनाव में वो हार जाए। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी ऐसा होता रहता है। ऐसा ऐसा इसीलिए है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर। अगर नहीं ऐसा होता तो जो रूलिंग पार्टी अब गवर्नमेंट में है वो हारती ही क्यों? नहीं हारते फिर वो। इसीलिए जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो सारी पार्टी एक्सेप्ट करती हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लूज इलेक्शन। जनरली ऐसा होता है, वो इलेक्शन हार जाते हैं। जो आज एमपी एमएलए हैं अगले अगले चुनाव में जीत जाएंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। अगर इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर नहीं होते तो वो एमपी और एमएलए क्यों हारते? फिर वो तो फिर से जीत जाते हैं। पर जनरली ऐसा इंडिया में होता नहीं है, वो हार ही जाते जनरली। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी on buying votes and those who have criminal connections often lose elections। मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो बहुत पैसा खर्च करते हैं, वोटर्स को खरीदते हैं, या कुछ के क्रिमिनल कनेक्शन है, वो भी चुनाव हार जाते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि इलेक्शन इतने अच्छे ढंग से होते हैं कि कोई कितना भी जोर लगा ले, हारने की प्रोबेबिलिटी है। The electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party। जो पार्टी हारी है, मतलब जिसके एमपी या एमएलए कम जीते हैं, वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है कि ये लोगों का दिया गया आदेश है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि इलेक्शन फेयर होते हैं, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चैलेंज क्या होते हैं? द पार्टी दैट विन एन इलेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट बिकॉज पीपल हैव चूजन इट और राइवल्स। जो पार्टी जीती है वो गवर्नमेंट बनाती है। कैंडिडेट एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। जरूरी नहीं जिसके पास पैसा बहुत हो जीती जाए। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स ऑफ फैमिली ऑफ डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। स्मॉलर पार्टीज आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो बड़े लोग हैं, बहुत सारे पैसा है, तो वो तो उनके लिए आसान है। बट दिक्कत उनके लिए जिनके पास ना तो ज़्यादा पैसा है, ये छोटी पार्टीज़ हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो सफ़र करते हैं ह्यूज डिसएडवांटेज, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट लड़ते हैं चुनाव, उनके पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं होती ना, तो उनके लिए दिक्कत है। और ये एक चैलेंज है कि अब कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, मतलब इतनी सुविधा कैसे दी जाए उन्हें। यह था फुल चैप्टर की समरी।